कम जानकारी हमें किसी स्थान के बारे में होती है, वो उतनी ही आकर्षक लगती है। मणिपुर के बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी है और जितनी जानकारी उपलब्ध है वो है यहाँ की राजधानी इम्फाल के बारे में। और यही कारण है मैंने मणिपुर आने का मन बनाया और इस जगह को और करीब से समझने की ठानी है। यहाँ की खूबसूरत नजारे और संस्कृति जैसे मुझे अपनी ओर खींच लाई हूँ। मैं अभी मणिपुर के इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। सफर थोड़ा थका देने वाला था, लेकिन फिर भी मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैंने सुना है कि मणिपुर अपने बहुसांस्कृतिक रंग, परंपरा, कला और नृत्य के लिए मशहूर है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। और यही विशेषताएं हैं जो मुझे यहाँ खींच लाई हैं। मैं हमेशा ऐशो आराम के साथ जीना पसंद करता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी आराम भरी जिंदगी से बाहर निकलकर इस जगह को घूमना और करीब से समझना चाहता हूँ। मैंने बुक किया है तो सिर्फ होटल और घूमने के लिए ये गाड़ी। मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा मेरे लिए मनोरंजक और आनंददायक होगी। मैं इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड हूँ। मणिपुरी लोगों की जीवन शैली बहुत ही सरल और साधारण है और वे अपनी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करते हैं। हर कबीले की अपनी अलग खास और खूबसूरत जीवन शैली है, जिसकी ज्यादा जानकारी बाहरी लोगों को नहीं है। इम्फाल की सड़कों का नजारा भी भारत के अन्य शहरों जैसा ही है और यहाँ बहुत कुछ है देखने और समझने के लिए। इम्फाल मणिपुर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। इम्फाल में स्थित प्रशासनिक दफ्तर, व्यापार केंद्र और मुख्य बाजार की वजह से ही ये मणिपुर का व्यस्ततम शहर माना जाता है और इस राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट भी यहीं स्थित है। वाह, कमरा बहुत शानदार है। रिसेप्शन से पता चला है कि 3 जगहें जो मुझे देखनी चाहिए वो हैं गोविंद जी मंदिर, म्यूजियम और संगाई महोत्सव। मेरा सफर लंबा था तो शावर ले लेता हूँ और फिर निकलते हैं घूमने। मैं गोविंद जी मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ दिन भर कई धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। उनमें से एक सुबह 10 बजे होती है, दूसरी दोपहर 2 बजे। मैं दोपहर की अनुष्ठान में शामिल होने जा रहा हूँ। एक जनजातियों का राज्य है, लेकिन यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग वैष्णववाद के सिद्धांतों का पालन करता है। यही कारण है कि ये मंदिर इस राज्य के महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ के धार्मिक प्रभाव के अलावा भी इस मंदिर का एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। 1846 में इस मंदिर का निर्माण महाराजा नारा सिंह जी द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने अपने शासन काल के दौरान मणिपुर को अंग्रेजों के चंगुल से लंबे समय तक सुरक्षा दी थी। ये मंदिर इम्फाल शहर का विशाल हिंदू मंदिर है। इस शहर की खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। इसमें 2 गोल्ड प्लेटेड गुंबद हैं, एक खूबसूरत प्रांगण और यहाँ पर एक सभागृह है जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होती हैं। मणिपुर की कला, संस्कृति और परंपरा काफी हद तक इस मंदिर से प्रेरित है। एक चीज जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो ये थी कि मणिपुर के लोग भगवान को पूर्व की तरफ झुककर प्रणाम करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि पूरे भारत में लोग भगवान के सम्मुख झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं इससे पहले भी बहुत सारे उत्सवों और त्योहारों में शामिल हो चुका हूँ, लेकिन इस मंदिर का उत्सव सच में अतुल्य है। मुझे मणिपुर के बारे में ये जानकारी मिली है कि यहाँ के लोग स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। मैं खुद भी हूँ, इसलिए उनके उत्साह का अंदाजा लगा सकता हूँ। यहाँ फुटबॉल ग्राउंड है, पोलो सेंटर है और बहुत कुछ है। मैं म्यूजियम जा रहा हूँ और उम्मीद है कि मुझे वहाँ से इस जगह के बारे में और भी जानकारी मिलेगी।
म्यूजियम अध्ययन और ज्ञान का केंद्र होता है। यहाँ पर प्रदर्शित चीजें आपको यहाँ की परंपरा और संस्कृति की जानकारी देती हैं। यहाँ के एग्जीबिशन को बहुत बेहतरीन ढंग से दर्शाया गया है। ये पेंटिंग लोकटाक लेक की है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे विशाल राष्ट्रीय फ्रेश वाटर नदी है। इसका मणिपुरी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है और ये जगह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से समृद्ध है। इस चित्र को देखने के बाद मैं इस जगह को नजदीक से देखना चाहूंगा। मुझे लोकटाक लेक जाना ही होगा। ओह, ये बहुत ही बड़ा है। कौन सा पंछी है ये? लैम येन वांग मान, पॉलीप्लेक्ट्रोबीका। बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही लंबा नाम है। ये पंछी सच में अनोखे हैं। दो मुहा बछड़ा। इस म्यूजियम में आदिवासी साजो संगीत के उपकरणों का एक आकर्षक संग्रह है और यहाँ के अस्त्रों और उपकरणों को देखकर इस जगह के बारे में समझने का मौका मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अनोखे होते हैं। ये एक ट्रम्पेट है। ये बांस से बनाई जाती है, जो लगभग 2 मीटर लंबी होती है और इसकी एक ओर पर पशु सींग लगाया जाता है और दूसरी ओर से इसे बजाया जाता है। ये वाला एक दिलचस्प इंस्ट्रूमेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे बजाना किस तरफ से है। मैंने इसे गोविंद जी मंदिर में देखा था, मोईबोंग। दरअसल इसका इस्तेमाल धार्मिक और पारंपरिक उत्सवों में किया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज कैसी होती होगी? मणिपुर अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है और यहाँ एक उत्सव हो रहा है जिसे सांगाई उत्सव कहते हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ के पारंपरिक संगीत सुनने का मौका मिले। मणिपुर के सांगाई उत्सव क्षेत्र में। यहाँ आप चारों तरफ रंग बिरंगे पोशाक और सजावट देख सकते हैं। यहाँ पर मणिपुरी लोक संगीत बजाई जा रही है, जो इस जगह की परंपरा को दर्शाता है। यहाँ की हर एक झोपड़ी बहुत ही खास है क्योंकि इसे हर जनजाति के लिए अलग आवंटित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य में बहुत सारे जनजाति हैं। मणिपुर में ही 34 अलग अलग तरह की जनजातियाँ हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत झोपड़ी है। ये पर्यटन विभाग का है। मैं इसके बारे में और भी जानना चाहूंगा। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया सांगाई महोत्सव मणिपुर और यहाँ के पड़ोसी राज्यों के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए मौका और मंच प्रदान करता है। हाय, क्या आप मणिपुर के पर्यटन विभाग से हैं? जी मेरा नाम मोइन है। ओह हाय। मुझे सांगाई उत्सव के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जी जरूर, आप यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। मुझे सांगाई उत्सव के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन यहाँ के खूबसूरत रंग और बढ़िया संगीत मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। शुक्रिया। वैसे ये उत्सव कितने दिन तक चलता है? इसे हर वर्ष मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होती है और ये त्योहार 10 दिनों का होता है और 30 नवंबर को ये त्योहार समाप्त होती है। मुझे बताइए सांगाई का मतलब क्या है? सांगाई शब्द संगाई से उत्पन्न हुआ है, जो एक ब्रो एंटलर डियर है और ये आपको पूरे दुनिया में सिर्फ मणिपुर में ही मिलेंगे। तो ये किस प्रकार का हिरन है? हाँ, ये हमारा राज्य पशु है। ओह, तो ये राज्य पशु है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ कितने प्रकार की जनजातियों के लोग आते हैं, इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हैं? आप तो जानते ही होंगे कि मणिपुर में बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं। तो यहाँ नागास, कुकीज, चिन, मिजो और मीतीज जनजातियाँ हैं। तो हम यहाँ मणिपुर की परंपरा और संस्कृति को इस त्योहार में दर्शाते हैं। तो पारंपरिक तरीके से बनाए ये टेंट्स क्या सभी
जनजातियों की जीवन शैली को दर्शाते हैं? हम सभी छोटे बड़े ट्राइब्स को नहीं बता पाए हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि सभी ट्राइब्स का प्रदर्शन करें। और यहाँ 17 झोपड़ियाँ हैं, पारंपरिक झोपड़ियाँ, जिसमें मीतीज भी हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो ये जगह बहुत ही विशाल है। तो यहाँ पर किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ देखने इस को मिल साल सकती हैं? बहुत सारे गतिविधियां हैं। हर साल यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य, पारंपरिक नृत्य और भाग्यचंद्रा रंगमंच में इसका आयोजन होता है, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। और इस साल से हमने दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है, जो यहाँ पास में ही होगा। और फिर ये साल से हमने एशियन थिएटर फेस्टिवल का भी आयोजन किया है, जिसका समाप्ति का कार्यक्रम भी होता है। और यहाँ पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट भी होता है। अच्छा, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हाँ। पोलो टूर्नामेंट भी होता है? हाँ, हाँ। तो क्या दुनिया के सभी जगहों से लोग यहाँ आकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हाँ हैं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय टीम। ओह, क्या बात है। दरअसल मैं खेल का आपको शौकीन हूँ। देखना चाहिए। हाँ, मैं खेल का जरूर शौकीन हूँ और देखना यहाँ बहुत चाहिए। मजा आने वाला है। हाँ। तो ये जगह काफी रंग बिरंगी है और मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए। जी, आपको बहुत मजा जानकारी आएगा। देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे कार्यक्रम की सूची है और इसमें हमारी सभी कार्यक्रमों की जानकारी है। आप इसे देखें और फिर जरूर आइए, बहुत आपको बढ़िया। अच्छा लगेगा। तो क्या रंगभूमि की जानकारी इसमें है? हाँ। और पोलो मैच के बारे में? हाँ, हाँ। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, Thank you. जरूर आइएगा। Bye-bye. इन झोपड़ियों को अलग अलग प्रकार के बांस से बनाया गया है, जो मणिपुर संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के उपकरण, एक्सेसरीज, रोजमर्रा के घरेलू उपयोग के सामान और ऐसे अन्य कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। समय के साथ बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस जगह की जीवन शैली में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए प्रयास किया जाए। सांगाई उत्सव भी एक ऐसा ही प्रयास है। मैं मार्शल आर्ट का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आज मैं अनुभव करूंगा यहाँ के स्थानीय मार्शल आर्ट थांगटा का, जो है तलवार और बर्छी। इसे एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ देते हैं। अद्भुत। इस तरफ हैं गुरु और उस तरफ हैं उनके शिष्य। गुरुओं ने इन शिष्यों को प्रशिक्षित किया है और हम आज यहाँ देखने वाले हैं एक शानदार मार्शल आर्ट प्रदर्शनी। जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्नत कलाबाजी और तलवार कौशल थांगटा की कला में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। इसका एक दिलचस्प तथ्य ये है कि मणिपुरी नृत्य में इस्तेमाल होने वाला हाथों का इशारा और कदमों का उपयोग थांगटा से ही लिया गया है। उत्तर पूर्व सबसे अद्भुत प्रदेश है। शाम के 4:30 बजे हैं और चारों तरफ अंधेरा है। मैं थांगटा के प्रदर्शन का आनंद ले रहा था और अब मैं पहुंच गया हूं यहाँ रंगभूमि में। ये आज रात अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले उन कलाकारों की लिस्ट है। हम यहाँ देखेंगे पुंग चौलोम, जिसे प्रदर्शित करेंगे राग तरंग मंडल के जूनियर कलाकार। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नोंगरम नृत्य है। कोई बात नहीं, मैं पूर्व की नाट्यशाला में आनंद लेने जा रहा हूँ।
दर्शकों को बेसब्री से इस शो का इंतजार है। मैं भी इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ हवा में हल्का सा ठंडापन है, लेकिन ये भी इस जगह के आकर्षण और विशेषता में से एक है। तो अब शो का मजा लेते हैं। अभी हमने पुंगचोलम नृत्य देखा। पुंगचोलम का नाम पड़ा है पुंग से, जिसका अर्थ है नर्तक के गले से लटकता हुआ बड़ा सा ढोलक। पुंगचोलम का मणिपुर में धार्मिक महत्व है और इसको जन्मदिन से लेकर हर महत्वपूर्ण उत्सव पर गाया जाता है। ये अभी मुझे इन्होंने बताया। ये उत्सव वाकई रोमांचक और मनोरंजन से भरा हुआ था। मैं और रोमांचक कार्यक्रमों के साथ आपसे कल मिलूंगा। और ये ब्लैक राइस खीर है। ब्लैक राइस? मैंने ब्राउन राइस और व्हाइट राइस खाया है। ब्लैक राइस क्या है? सर ये रहा मेन्यू। थैंक यू। आप किसी मणिपुरी डिश का सुझाव दे सकते हैं? जी जरूर, हमारे पास मणिपुरी चाकलुक है। मणिपुरी चाकलुक जी। चाकलुक? हाँ। ये वेज है या नॉन वेज है? हमारे पास दोनों है, वेज भी और नॉन वेज भी। आप क्या लेना पसंद करेंगे? मुझे फिश से एलर्जी है, तो मैं चिकन खाना पसंद करूंगा। ठीक है, हम आपके लिए चिकन करी लेके आते क्या हैं। ये एक बड़ा पोर्शन है? उसमें कई प्रकार की डिशेस होंगी और उसमें चिकन डिशेस भी शामिल है। ओके ओके, तो मेरे लिए वो डिश ले आइए। जी बिल्कुल। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। सर ये रही आपकी डिश। शेफ आपको डिशेस के बारे में आगे बताएंगे। ये उन्होंने ही बनाया है। ये तो मजेदार लग रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू यू टू। इतना सब कुछ मैं खाऊंगा कैसे? यस जी हाँ सर, यहाँ के लोग और ये तो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ जी। ये मणिपुर का भोजन है, लेकिन ये संपूर्ण थाली नहीं है। हमने इसे कुछ छोटे भागों में अलग किया मेरे है। लिए तो एक शाही दावत है। जी हाँ। इसे देखिए, ये सब मेरे लिए। ये शाही भोजन नहीं है, ये मणिपुर का रेगुलर मील है। जी हाँ, ये कुछ चुनिंदा डिशेस हैं। तो आजकल लोग अपने डाइट के प्रति जागरूक हो गए हैं, इसलिए हमने हमारे व्यंजन में कुछ बदलाव लाए हैं। ओके। हम दाहिने तरफ से शुरुआत करते हैं। ये उबला हुआ खीरा है और उसके बाद ये है इरोम्बा। इरोम्बा असल में भरते जैसा होता है, भरता? लेकिन थोड़ा तीखा होता है। अच्छा। और ये है मिर्च का अचार। अचार? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा तीखा होता है। अच्छा। खाने के बाद आपके नाक मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये उतना तीखा होता है। सरप्राइज तो है। होता है। और ये पकोड़े हैं, जिसे बेसन से बनाया गया है। इसे दाल में पकाया गया है। ओके। और ये शाइव का साग है। कौन सा साग? शाइव। जी हाँ। वो क्या होता है? ये लहसुन की तरह होता है। अच्छा। सर, क्या आपने लहसुन के पत्ते देखे हैं? हाँ, लहसुन के पत्ते जैसे ही, जिसे शाइव कहते हैं। ओके। और ये क्या है? चिकन करी है। इसे पारंपरिक तरीके से पकाया गया है, धनिया का इस्तेमाल करके। और सर, इस खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनमें से किसी भी डिश में लहसुन नहीं है? नहीं।
वाह। अच्छा ये बताइए ये क्या है? ये जो है ये पनीर का है। ये पीला रंग मिलता है वो किससे मिलता है? दही से? इसमें दूध और हल्दी मिलाया गया है। अच्छा तो आप दूध और हल्दी को पनीर के साथ मिलाते हैं? और ये ब्लैक राइस खीर है। ब्लैक राइस? जी हाँ। मैंने तो आज तक ब्राउन राइस और व्हाइट राइस खाया है, ये ब्लैक राइस क्या है? इसे ब्लैक राइस से बनाया गया है। ब्लैक राइस सिर्फ मणिपुर और चाइना में ही उगाया जाता है, लेकिन मूल रूप से इसे मणिपुर में ही उगाया जाता है। ये सच में लाजवाब है। देखिए इसे, ये देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है और इसे इतने अच्छी तरह सजाया गया है। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। सर अपने भोजन का आनंद लीजिए। हाँ हाँ जरूर। पता नहीं मैं इतना सब कुछ कैसे खा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरुआत मेन कोर्स से करूंगा। ठीक है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया। खाने का मजा लीजिए। वाह, इतने सारे डिशेज हैं, लाजवाब। पता नहीं शुरुआत कहाँ से करूं। मुझे लगता है मैं शुरुआत करूंगा स्मैश पोटैटो से। क्या कहते हैं इसे? इरोमा शायद। इसे मैं चावल के साथ खाऊंगा। आलू के साथ कुछ दूसरे साग भी मिक्स्ड है। अच्छा मिश्रण है, कुछ अलग है। वैसे इसमें मछली भी डाली गई है, लेकिन मुझे उससे एलर्जी है तो मैं वेज ही खाता हूँ। मैं ये पनीर खाऊंगा, अच्छा लग रहा है। इसमें दूध, हल्दी और पनीर है। इसमें हल्का मीठापन है। ये पनीर बहुत ही नर्म है और स्वादिष्ट भी। मैं ये पकोड़ा थोम्बा भी खाना चाहूंगा। नाम थोड़ा अनोखा है। इसे बेसन से बनाया गया है। बेसन के साथ कुछ मसाले मिलाए गए हैं और एक करी बनाई है। मैंने अभी सिंजू ट्राई किया, बहुत तीखा है। मैं अभी कुछ मीठा खाना चाहूंगा क्योंकि मेरा मुंह चावल की खीर, काले चावल की खीर। मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है। चलिए खाते हैं इसे। वाह, स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। ब्लैक राइस वैसे तो ब्राउन राइस जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पौष्टिक है। उन्होंने सही कहा, शेफ ने सही कहा था। ये थोड़ा सा मलाईदार है। इसमें शक्कर बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नहीं है, उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। और इसकी वजह से मैं भूल ही गया हूँ शिंसू के बारे में पूरी तरह। बहुत स्वादिष्ट है, आई लव इट। सच में बहुत ही मजेदार दिन था। मैं गोविंद जी मंदिर गया, म्यूजियम गया और सांगाई महोत्सव भी देखा और आखिर में ये लजीज भोजन खाया। मेरे लिए ये एक शाही भोजन था, लेकिन मणिपुरी लोगों के लिए ये एक आम भोजन है जो ये लंच और डिनर में खाते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ और संतुष्ट भी।